मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज पहली बार बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के लिए इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आने की संभावना 100% है और ये आएगा ही आएगा पेपर में, इसलिए इसको आप अच्छे से समझना है। मेरा काम क्या है कि ये मैं एक तरफ हेडिंग ले रखा हूँ और इन हेडिंगों की मैं व्याख्या करूँगा, एक बात को कई बार बताऊँगा और आपको या तो सुनना है और सुन करके फिर उसको नोट करना है या केवल सुन करके याद करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे एक बार मैं कारण पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद पहले पृष्ठभूमि बताऊँगा, उसके बाद तो पढ़ना है। विशाल साम्राज्य, अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब की नीतियाँ, आर्थिक दशा में गिरावट, सैनिक कुव्यवस्था, प्रांतीय शासकों की स्वार्थपरता, नौसेना का अभाव, विदेशी आक्रमण, शासन का स्वेच्छाचारिता स्वरूप और उत्तराधिकार के नियम का अभाव। आप क्लिक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हेडिंग याद रहेगा। और पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन की पृष्ठभूमि लिखते ही आपको बना देना एक स्वरूप सारे हेडिंगों की, उसके बाद व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हमें बताना है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में लिखना है कि मुग़ल साम्राज्य जिसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी। मुग़ल साम्राज्य जिसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई। अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को और ज़्यादा विस्तृत किया। शाहजहाँ के काल में उन्नति की अवस्था पे था, या कह सकते हो कि मुग़ल काल अपनी स्वर्ण अवस्था पर था। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब के काल तक आते आते मुग़ल साम्राज्य अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। एक बार दोबारा सुनना है, आपको पहले डालना है, पृष्ठभूमि लिखना है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर जो कि फरगना मध्य एशिया से आया था, लोदी वंश के अंतिम राजा शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुग़ल वंश की स्थापना की। अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को और ज़्यादा सुदृढ़ और विस्तारित करने का काम किया। उसके बाद शाहजहाँ ने मुग़ल काल को अपने चरमोत्कर्ष के काल तक पहुँचाया, अनेक इमारतों की निर्माण कराया और मुग़ल काल की पहचान स्वर्ण काल के रूप में दिलाई। यद्यपि औरंगजेब के काल में भी मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन औरंगजेब के काल में ही मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन केवल ये कहना कि औरंगजेब पतन का जिम्मेदार हम पूरी तरह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी शासक जब शासक बनता है तो पतन के लिए नहीं बल्कि उत्थान के लिए। और ये परम सत्य है कि कोई भी वंश हो, कोई भी साम्राज्य हो, अपने उत्कर्ष के बाद पतन की ओर अग्रसर होता है। तो इस तरह से मुग़ल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे जो निम्नलिखित है। तो ये आपको पूरी पृष्ठभूमि 8 से 10 लाइन में लिखनी है। अब उसके बाद पहला हेडिंग है विशाल साम्राज्य। अब बताना है कि मुग़ल साम्राज्य, ठीक है, हेडिंग डालना है विशाल साम्राज्य और एक छोटा सा मैप अगर आ रहा है बनाने तो आप पेपर में बना सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मैप बनाने से क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा हाँ कि कॉपी कुछ अलग है, तो फिर नंबर क्या है फिर थोड़ा अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बना सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर तो इस तरह से ठीक। तो ये हमारा भारत का मैप है। बता देना है कि मुग़ल साम्राज्य, हेडिंग डालना है विशाल साम्राज्य। उसमें व्याख्या करना है कि मुग़ल साम्राज्य का विस्तार लगभग संपूर्ण भारत तक हो चुका था। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार लगभग पहले कहा जाता है इधर हिंदकुश पर्वतमाला तक, यहाँ पे क्या है हिंदकुश पर्वतमाला तक, और इधर ठीक जम्मू कश्मीर तक, और नीचे लगभग सुदूर दक्षिण तक विस्तार हो चुका था। औरंगजेब के काल में मुग़लों का विस्तार बीजापुर, कर्नाटक, यहाँ तक केरल के आसपास तक हो चुका था और पश्चिम के भी पूरे भाग थे, और इधर लगभग बंगाल इधर तक असम तक हो चुका था।
तो पहला पॉइंट बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण मुगल साम्राज्य का अत्यधिक विस्तृत या विशाल होना था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के काल तक इतना अधिक विस्तृत हो गया कि औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए उन शासकों को इतने विशाल साम्राज्य को संभालना और चलाना बहुत मुश्किल हो गया। यही कारण है कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। एक बार दोबारा सुन लेना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण मुगल साम्राज्य का अत्यधिक विशाल होना भी था। अकबर ने जिसका विस्तार किया, औरंगजेब तक आते आते इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो चुका था और उधर हिंदकुश पर्वतमाला से इधर लगभग असम तक, नीचे लगभग बीजापुर मैसूर तक और उत्तर में कश्मीर तक पूरा विस्तार हो चुका था। तो औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वे इस विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल सके, इसलिए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो पहले पॉइंट में 3-4 लाइन लिखना है। अब दूसरी हेडिंग है अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य उत्तराधिकारी, तो बताना कि मुगल, हेडिंग डालना है कि अयोग्य उत्तराधिकारी, उसमें व्याख्या करना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण औरंगजेब के बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना था। औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए इनमें कुछ नाम बता देना है, जैसे एक जहांदार शाह, ठीक, जहांदार शाह, ठीक, उसके बाद है फर्रुखसियर, ठीक, उसके बाद है मोहम्मद शाह, अहमद शाह इत्यादि। तो बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना था। औरंगजेब के बाद मुगल काल में जो भी शासक हुए वे ज़्यादातर अयोग्य, कायर और डरपोक थे। उनमें जहांदार शाह, फर्रुखसियर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख, जबकि फर्रुखसियर को घृणित कायर, इनकी उपाधियां दी गई थी इनके कार्यों को देखते हुए, घृणित कायर कहा गया। जबकि मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। तो ये ऐसे शासक थे जो केवल अपनी शान शौकत और केवल अपने लिए ही जीते थे, संपूर्ण साम्राज्य में एकता बनाने का प्रयास नहीं करते थे, इसलिए ये इतने विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल सके और पतन हो गया। एक बार दोबारा सुनना है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण अयोग्य उत्तराधिकारियों का होना था। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद जो भी शासक हुए वे अयोग्य थे, डरपोक थे, कायर थे। वे केवल अपने और अपने दरबार के बारे में ही सोचते थे, उससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं करते थे। इनमें जहांदार शाह जिन्हें लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर जिन्हें घृणित कायर और मोहम्मद शाह जिन्हें मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, इसी तरह से अहमद शाह, कई शासक हुए, ये इतने अयोग्य थे कि इन्होंने अपने साम्राज्य को नहीं संभाल सका, इसलिए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है। अब तीसरा है औरंगजेब की नीतियाँ। सबसे इम्पोर्टेंट हमें इसे अच्छे समझना होगा कि कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की नीतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग से क्वेश्चन भी आ चुका है कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की कहाँ तक भूमिका है, या मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की देन है, व्याख्या कीजिए। तो हमें औरंगजेब को विस्तार से दिखाना है कि औरंगजेब के बारे में बताना है। इसकी 2 प्रमुख नीतियाँ थीं। एक तो धार्मिक कट्टरता की नीति या धार्मिक नीति, एक क्या है, धार्मिक नीति, और दूसरा क्या है, दक्षिण नीति। ठीक है, ध्यान रखना है कि औरंगजेब की 2 प्रमुख नीतियाँ हैं, धार्मिक नीति और दक्षिण नीति। हो सकता है कि आपसे अलग से क्वेश्चन पूछ दे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का उल्लेख कीजिए, या औरंगजेब की दक्षिण नीति का उल्लेख कीजिए, या अकबर और औरंगजेब की धार्मिक नीति की तुलना कीजिए। तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ से आपके 2 फायदे हैं, इसलिए इनको अलग से विस्तार से करना है। तो बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन में कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि औरंगजेब की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। और औरंगजेब की जो नीतियाँ, उसमें 2 प्रमुख नीति है, एक है धार्मिक नीति और दूसरा है दक्षिण नीति। सॉरी। अब हम लोग धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक नीति में बताना है
कि औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब धार्मिक रूप से क्या था? कट्टर सुन्नी मुसलमान। कट्टर सुन्नी मुसलमान, ठीक है, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने सारे नियम कानून शरीयत के आधार पर किए। तो औरंगजेब सारे कार्य शरीयत के आधार पर करता था। और इसने कुछ ऐसे कार्य किए, जैसे इसने सिक्के पर जो कलमा लिखा जाता था, कलमा लिखवाने पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कलमा लिखवाने को बंद करा दिया। नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। इतिहास लेखन, जो पुस्तकें लिखी जाती थी, उस पर रोक लगा दिया। और सबसे प्रमुख, कई मंदिरों को इसने तोड़वाया। हालांकि जो मंदिर का मामला काफ़ी विवादित है, उसमें कुछ ऐसे मंदिर भी तोड़े गए जिनमें कुछ ऐसे कार्य थे जो नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल हमें ये जानना है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़वाया। ठीक है, औरंगजेब कई मंदिरों को तोड़वाया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का ज्ञानवापी मंदिर इत्यादि मंदिर हैं। और औरंगजेब की इसी नीति की वजह से ज़्यादातर जो हिंदू शासक थे या हिंदू समय के जो सामंत थे, शासक थे, वो सब इनके खिलाफ हो गए। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को बलपूर्वक इस्लाम भी बना रहा था। उच्च पदों पर मुस्लिमों को ही नियुक्त कर रहा था। तो इससे कहा जाता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति से भी लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था और लोग औरंगजेब के खिलाफ हो गए। तो फिलहाल हमें बता देना है कि अगर पूरी बात न समझ में आए तो बस ध्यान रखना है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसके सारे कार्य शरीयत के अनुसार थे। उसने कई मंदिरों को तोड़वाया, सिक्के पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया, संगीत और नृत्य पर रोक लगा दिया, दारू शराब इत्यादि पीने पर रोक लगा दिया। तो सारे कार्य किए। तो उसके इस कार्यों से भी जनता काफ़ी नाराज़ हो गई। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो औरंगजेब ने बहुत सारे करों को भी माफ़ किया था, लेकिन इसने एक जजिया कर को फिर से प्रारंभ कर दिया। इसमें व्याख्या कर देना है कि जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया। ठीक, पुनः प्रारंभ, ठीक है, पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक हो गया धार्मिक नीति। हमें पढ़ना है दक्षिण नीति। औरंगजेब भारत का विस्तार दक्षिण भारत में करना चाहता था, इसलिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुई, पतन का कारण बनी। क्या बताना है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। कैसे? तो कहा जाता है कि औरंगजेब अपने जीवन के लगभग 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में युद्ध किया, दक्षिण भारत में युद्ध करता रहा। और इन दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख जो इसके प्रतिद्वंदी थे वो मराठे। और मराठों में कौन थे? तो शिवाजी, ठीक, छत्रपति शिवाजी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और उस प्रयास में कहा जाता है कि एक तरह देखा जाए तो वो असफल हुआ। और लगातार युद्ध करते रहने से मुगल साम्राज्य का राजकोष खाली हो गया। और जब राजकोष खाली हो गया, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो कहीं न कहीं जो दक्षिण नीति थी वो मुगलों के लिए नासूर बन गई। तो इस तरह से औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन में काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो ये हो गया औरंगजेब की नीतियाँ। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पॉइंट बताना है आर्थिक दशा में गिरावट। आर्थिक दशा में गिरावट। अब बताना है कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना किया तो उस समय भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अकबर के काल तक आते आते मुगलों की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। और शाहजहाँ के काल में भी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लेकिन जब
औरंगजेब शासक बना तो उसके काल में आर्थिक स्थिति में गिरावट आ गई। इसके कई कारण बताए जाते हैं। एक तो लगातार युद्ध करते रहना, और दूसरा पर्याप्त करों का न मिलना, अकाल का पड़ना, और ज़्यादा जो धन खर्च हो रहा था वो सैनिकों के रखरखाव पर हो रहा था। तो इससे कहीं न कहीं मुग़लों की आर्थिक दशा में गिरावट होनी प्रारंभ हो गई और धन के अभाव के कारण मुग़ल साम्राज्य बिखर गया। ठीक, दोबारा सुन लेना एक बार है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण आर्थिक दशा में गिरावट का होना था, क्योंकि अकबर के काल तक मुग़लों की स्थिति बहुत अच्छी थी, आर्थिक रूप से भी स्थिति थी, हर तरह से शक्तिशाली थे। शाहजहाँ के काल में भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन औरंगजेब के काल तक आते आते आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। उस खराब का प्रमुख कारण लगातार युद्ध करते रहना, धन आने के बजाय खर्च होते रहना, और उसके साथ साथ कर उगाही जहाँ जहाँ से कर मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा था। औरंगजेब ने कई करों को समाप्त किया था, तो धन के अभाव के कारण भी मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है सैनिक कुव्यवस्था। सैनिक कुव्यवस्था। अब बताना है कि मुग़ल काल में जो सैनिकों में अव्यवस्था फैल गई। सैनिकों में अव्यवस्था का मतलब है कि एक पद होता था मनसबदार व्यवस्था, जो अकबर ने शुरू किया था। तो मनसबदार व्यवस्था क्या है कि जो कोई व्यक्ति उच्च पद पे होता था या जिस पद पे होता था, तो उसको काम करने के कारण वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी, उसे मनसब कहा गया। तो अकबर ने शुरू किया, लेकिन औरंगजेब के काल तक आते आते जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो काफ़ी कह सकते हैं कि औरंगजेब के लिए ठीक नहीं रही। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया, यद्यपि इसी का नाम बाद में चलकर के जागीरदारी व्यवस्था पड़ जाता है। तो हमें बताना है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक कारण सैनिक कुव्यवस्था थी। सैनिकों में अनुशासन नहीं था, सैनिक अपने मनमर्जी कार्य करने लगे, और मनसबदारी व्यवस्था की वजह से भी सैनिकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। कुछ सैनिक उच्च मनसब थे, कुछ निम्न मनसब के थे। तो इन सब व्यवस्थाओं की वजह से भी मुग़ल साम्राज्य अंत हो गया। अब है नेक्स्ट प्रांतीय शासकों की स्वार्थपरता। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे पहले, क्योंकि एक पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया 5 पॉइंट, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मैं मेहनत करके और टाइम निकाल करके और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।